नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे। हमने जब पिछली क्लास में चर्चा की प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, तो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में हमने बात करी, क्या नाम है, चर्चा की हमने कि प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें शिलालेख थे, साहित्य था और विदेशी यात्रियों का विवरण था। तो पहली जो क्लास है उसमें हमने जो है शिलालेखों के बारे में, अभिलेखीय जो साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, सिक्के हैं, उनके बारे में बात की। अब हम आज बात करते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में। तो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत है साहित्य के बारे में। किसमें? साहित्य। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि साहित्य के जो प्रकार है, ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मणेतर साहित्य है और लौकिक साहित्य है। तो हम साहित्य के जो आज पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो साहित्य है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि ब्राह्मण साहित्य है जो ब्राह्मणों के द्वारा या तो रचित है या फिर ब्राह्मणों के बारे में उसमें चर्चा हुई है या फिर ब्राह्मणों ने उस साहित्य का विकास किया, तो इस साहित्य को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है वेद। इनमें है, पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण साहित्य में पहले है वेद। वेदों के बाद में आता है उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत हम बात करते हैं, उपनिषदों का मतलब होता है, उपनिषद का अर्थ है उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है, लेकिन जो प्रचलन में है या फिर जिनका संबंध है वो 12 उपनिषद है, जिनमें ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि जो है, मतलब 12 उपनिषद है, उनको प्रचलन में माना गया है। उपनिषदों के बाद में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के जो आगे विकास के लिए या फिर वेदों को समझने के लिए हर एक वेद के साथ में ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद का है ऐत्रेय, कौशितकी, सामवेद का है पंचविश और षड्विश, यजुर्वेद का है शतपथ
और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। इसके अलावा आरण्यक है, ऋग्वेद में आरण्यक जो ऋग्वेद के जो कर्मकांड या फिर कर्मकांड से संबंधित जो मंत्र पाठ, हवन विधि, पूजा पाठ जो होते थे वो उनको जंगलों में जाके किया जाना चाहिए था, या जंगलों में जाके करते थे, जब मतलब एकांत हो या फिर शांति के वातावरण में करने के लिए आरण्यक यानी जंगल होता है, तो जंगल में किए जाने वाले पाठों को में इसमें आरण्यक जो है ग्रंथ है उनका जो समाहित हुआ। तो आरण्यक ग्रंथ में भी जैसे उन्हीं के भी नाम यही है, जैसे प्रश्न, ऐत्रेय, षड्विश, तो इन्हीं में आरण्यक को शामिल किया जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में ब्राह्मण साहित्य में वेदांग, ऋग्वेद का पाठ करने के लिए वेदांग की जो है परिकल्पना की, तो वेदांग है 6, जिनका नाम है शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ में जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें हम महाकाव्यों को रखते हैं। 2 महाकाव्यों को भी ब्राह्मण साहित्य में शामिल किया जाता है। 2 महाकाव्य कौन कौन से? महाभारत और रामायण। जय संहिता भी कहा जाता है महाभारत को, जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई थी, तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, हम बात करते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की। तो प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उन ऐतिहासिक स्रोतों में जो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों में के ब्राह्मण साहित्य। तो ऐतिहासिक स्रोतों के जो ब्राह्मण साहित्य है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम पूरा सारा आपके सामने है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो वेदों की संख्या 4 है। तो 4 वेदों के नाम लिखे गए हैं यहां पर। एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। 4 वेद के अलावा ब्राह्मण साहित्य में शामिल किया गया है उपनिषद। तो उपनिषद जिसका तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठना, और इन उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। टोटल उपनिषद है 108 है। और इन उपनिषदों में जो 12 उपनिषद ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि जो उपनिषद है, ये मुख्य उपनिषद है जो हमारे प्राचीन जो वेद है या फिर प्राचीन जो साहित्य है उसमें हम पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है तो हर एक वेद का से ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है इसके। और सामवेद के हैं पंचविश और षड्विश। यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। इसके अलावा आरण्यक है जो ऋग्वेद में जो जंगलों में जो पाठ होते थे, जंगलों में जिनका पाठ होता था उनको आरण्यक कहा जाता था। 2 महाकाव्य है जिसमें महाभारत है, जिसमें 1 लाख श्लोक, पहले स्टार्टिंग में 50,000 श्लोक थे, फिर 75,000 हुए और 1 लाख श्लोक होने पर महाभारत का नाम जय संहिता, जिसके रचनाकार वेद व्यास और रामायण के वाल्मीकि। 2 महाकाव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, रामायण और महाभारत। इसके साथ ही जो साहित्य है उसमें एक और हमारे जो है पुराणों का भी उल्लेख होता है। ब्राह्मण साहित्य में पुराणों की संख्या 18 है और ये पुराण है 3री से 4थी शताब्दी की रचना पुराण माने जाते हैं। इसमें मार्कंडेय, विष्णु, मत्स्य, आदि जे कुछ नाम है पुराणों के प्राप्त होते हैं। फिर है स्मृति साहित्य।
ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत एक और साहित्य को शामिल किया जाता है, वो है स्मृति साहित्य, जिसमें मनु स्मृति, जिसमें मनु, नारद, बृहस्पति आदि को शामिल किया जाता है। तो अब हम पूरा आपके सामने है कि ब्राह्मण साहित्य कौन कौन सा है। तो ब्राह्मण साहित्य में देखो वेदांग है जो, और वेदांग है जिसमें शिक्षा, वेदों का पाठ पूरा करने के लिए शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेदों का पाठ पढ़ने के लिए या फिर कर्मकांड या फिर वेदों की को स्वर कैसे होगा, या फिर वेदों में ज्योतिष की परिकल्पना है या फिर उनका व्याकरण है। जैसे हम किताब पढ़ने के लिए हमको व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी होता है, शिक्षा भी होना जरूरी होता है। तो कल्प द्वारा निरुक्त, कल्प और छंद मतलब कर्मकांडों के लिए वैदिक जो कर्मकांड है उसकी जानकारी लिए कल्प और छंद शास्त्र आदि के जो है का उपयोग होता है। तो अब हम यहां पर साहित्य में देखते हैं। तो प्राचीन साहित्य के अंतर्गत है ब्राह्मण साहित्य, जिसमें हमने वेद बताए प्रारंभिक में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद है जिनमें, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। 108 उपनिषद को माने गए हैं, 12 मुख्य है। ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण है, महाकाव्य है और पुराण है जो 3री से 4थी शताब्दी मतलब गुप्त काल की रचना माने गए हैं, जिनमें मार्कंडेय, विष्णु और मत्स्य पुराण मुख्य है। और आरण्यक जो जंगलों में पाठ करने वाले स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति तथा वेदांग, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण का उल्लेख साहित्य में होता है। तो साहित्य में अब हमने बात करी ब्राह्मण साहित्य। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों में ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में। अब हम साहित्य में बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब ब्राह्मणों के उत्तर मतलब बाद का साहित्य। तो इस साहित्य के अंतर्गत शामिल है जैन साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को शामिल किया जाता है। तो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य दोनों की भाषा, बौद्ध साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली भाषा। और जैन साहित्य है प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। तो बौद्ध साहित्य के जो अंतर्गत हम बात करते हैं, तो बौद्ध साहित्य में हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक साहित्य, जिनमें 2 पिटकों की रचना पहले हो चुकी थी और एक अभिधम पिटक बाद में अशोक ने अपनी तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा। दिव्यावदान, दिव्यावदान। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का अच्छा वो था तो सिंगल साहित्य, सिंगल अनुश्रुति या सिंगल साहित्य, या फिर अश्वघोष, बुद्ध चरित, नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप जो जिसमें बुद्ध रचना हुई है उसके बारे में जानकारी। फिर जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम साहित्य, आगम साहित्य भी कहा जाता है। इसमें है प्रकीर्णे, छेद सूत्र, कल्प सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र,
अंग उपांग, जिसमें 12 अंग, 10 उपांग, 6 प्रकीर्ण, 4 कल्पसूत्र, 6 सूत्र, 1 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का उल्लेख होता है। जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य के बारे में जो अलग अलग रचनाएं की, या फिर अलग अलग साहित्य के बारे में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अलग से बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि साहित्य में जो प्राचीन भारत के साहित्य के जो स्रोत है, इस साहित्य के स्रोतों में इस स्रोत को शामिल किया जाता है, तो वो है कौन सा? ब्राह्मणेतर साहित्य। और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत जो साहित्य रखा जाता है उसको कहा जाता है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य में जो है जातक कथाएं भी इसमें मुख्य है, जातक कथाएं को भी शामिल किया गया है, तथा त्रिपिटक, दिव्यावदान इसका ग्रंथ है एक मुख्य। सिंगल साहित्य, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, नागसेन और मिनांडर की जो कथा। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है, जिसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। अंग उपांग प्रकीर्ण कल्पसूत्र 6 सूत्र मूल सूत्र अनुयोग सूत्र आदि इनके जैन साहित्य के नाम दिए गए हैं और बौद्ध साहित्य के दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो साहित्य आता है भारतीय साहित्य, उसमें हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। साहित्य में हम बात करते हैं अब लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब होता है, साहित्य में ही हम बात करते हैं अब लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य का मतलब होता है जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी, गल्प कथाएं, लोकाचार, आदि को लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें ऐतिहासिक जीवनी या फिर गल्प कथाएं या फिर लोकाचार आदि को जो है इतिहास जो है लौकिक साहित्य कहा जाता है। तो लौकिक साहित्य के अंतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, किसी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए कि जैसे जैन धर्म की कोई पुस्तक का नाम दे दिया, बौद्ध धर्म की पुस्तक का नाम दे दिया और फिर एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दे दिया, तो और उसके बाद में पूछा कि इनमें से कौन सा लौकिक साहित्य है। तो लौकिक जैसे सीधा नहीं है, आजकल जैसे पुस्तकों के हिसाब से नहीं पूछते, जैसे कि भाई कालिदास की पुस्तक ये है, आजकल जैसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा लौकिक साहित्य है या फिर कौन सी जीवनी है या फिर कौन सी गल्प कथाएं है आदि का जो विवरण होता है। तो जो भी साहित्यिक रचना होती है उस साहित्यिक रचना को लौकिक साहित्य में रचा जाता है। जैसे कोई भी साहित्यिक रचना होती है, साहित्यिक रचना, इसको लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य के में कि कहाँ से लौकिक साहित्य है या फिर प्राचीन भारत के कौन कौन से लौकिक साहित्य है जो लिखे गए। तो यहाँ पर है पहला, भास को सबसे प्राचीन जो है लेखक माना गया है, जिसकी पुस्तक का नाम है स्वप्नवास बद्धता। स्वप्नवास बद्धता। कौटिल्य है, इसका है अर्थशास्त्र। पतंजलि का है महाभाष्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य। कामंदक का नीतिसार। क्षेमेंद्र की है बृहद कथा मंजरी।
पद्मगुप्त का है नव साहसांक चरित, बाण का है हर्षचरित, जयानक का है पृथ्वीराज विजय, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि निमित्र, विक्रमो शौर्यवंश, ये इसके हैं नाटक। और रघुदूत, मेघदूत और वो है उसके काव्य है। इसके अलावा है शूद्रक का मृच्छ कटिकम, बिल्हण का है विक्रमांक देव चरित। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत का लौकिक साहित्य, मतलब जो प्राचीन भारत के लौकिक साहित्य के अंतर्गत की ऐतिहासिक जीवनी या फिर लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है ऐतिहासिक जीवनी, उनमें गल्प कथाएं, लोकाचार मतलब लोकवाणी या फिर लोक जो सीधा उस समय रचा गया और साहित्यिक रचनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहले जो नाटक है या उसके जो साक्ष्य या जो भी मिलता है तो स्वप्नवास बद्धता, मतलब पहले जो नाटक होते थे उन नाटकों का अंत होता था आज भी, जैसे वर्तमान में जैसे किसी भी या पिक्चर देख रहे अपन तो पिक्चर का आपको पता है पिक्चर का अंत होगा सुखद अंत, लेकिन भास का जो स्वप्नवास बद्धता उदाहरण है दुखद अंत का, मतलब इसमें सुखद अंत नहीं है, इसमें दुखद अंत का उदाहरण है। दुखद अंत प्राचीन भारत में जो प्राचीन जो इतिहास है उसमें दुखद अंत हो जाता था, लेकिन बाद में जो गुप्त काल में नाटक लिखे गए उनमें हर नाटक का एक अंत होता है, सुखद अंत होता है। तो भास का स्वप्नवास बद्धता, इसमें एक वेश्या और एक ब्राह्मण की प्रेम कहानी का वर्णन जो किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। शूद्रक का मृच्छ कटिकम जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। पतंजलि का महाभाष्य है वो शुंग काल के बारे में जानकारी देता है। बिल्हण का विक्रमांक चरित्र है, जो विक्रम जो राजा था चंदेल राजा, उसके बारे में जानकारी देता है। कामंदक का नीति शास्त्र भी प्राचीन टाइम में लिखा गया जो मौर्य काल के समय की बात है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें शकुंतला देवी की प्रेम कहानी, मालविकाग्नि मित्रम में मालविका और अग्निमित्र शुंग शासक की प्रेम कहानी, विक्रम शौर्यवंश में जो है विक्रम के बारे में उस जानकारी देता है। जयानक का पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बाण का हर्षचरित के बारे में, शासन के बारे में, नवसासांक चरित्र जानकारी देता है। क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी आदि जो है इन नाटकों को लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो सारे जो है लौकिक साहित्य के जो प्राचीन जो ग्रंथ है, मतलब परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले सवाल है कि ये ग्रंथ किसका है या फिर इसकी बातें क्या है आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम प्राचीन भारत के जो साहित्य के बारे में बात की, अब हम प्राचीन भारत के इतिहास के में बात करते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण।
प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में हमने पहले बात कर चुके हैं हम पुरातात्विक स्रोतों की। दूसरे में साहित्यिक स्रोतों में हम बात कर चुके ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण को भी हम 3 कैटेगरी में जो है विभाजित करते हैं, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें 3 कैटेगरी में है अरब यात्री, जो प्राचीन काल में जो अरब यात्री आए उन्होंने भारत के बारे में क्या विवरण दिया अपना। इसके बाद में है चीनी यात्री, चीनी यात्री और ग्रीक और यूनानी यात्री आदि ने प्राचीन भारत में जो अपने अपने लेख लिखे या फिर कौन कौन से जो भारत में यात्री आए, इन यात्रियों ने क्या भारत की दशा, भौगोलिक क्षेत्रफल, साम्राज्यों का फलीभूत होना या फिर शासन तंत्र के बारे में जानकारी या फिर उनके आर्थिक व्यापार, सामाजिक दशा या देश की भौगोलिक परिस्थिति आदि के बारे में अलग अलग जो यात्री आए उन्होंने अपने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, जिससे दूसरे देशों को भी, जैसे मार्को पोलो आया तो मार्को पोलो जैसे यात्री था, वेनिस का यात्री, तो मार्को पोलो ने जब यात्रा की भारत की तो उस समय ही जैसे 1200 ईस्वी में लगभग मार्को पोलो आया, तो 1200 के बाद में भारत की खोज की 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा। तो वो क्यों आए? क्योंकि मार्को पोलो ने भारत की जो समृद्ध भारत या फिर वहां जाके विदेशों में उस चीज का, अपने देशों में जाके, जैसे वेनिस का था तो इटली का, तो उन जगहों पर जाके उसने उस चीज का व्याख्यान किया। तो वो दूसरे जो यात्री थे उन्होंने भारत पर जो अपना, जैसे पुर्तगालियों का उद्देश्य था प्रारंभिक व्यापारिक उद्देश्य था, अंग्रेजों का भी व्यापारिक उद्देश्य था, उनका उद्देश्य फिर राजनीतिक कब हो गया व्यापार करते करते, तो वो दशा के फलीभूत होके। तो उसी परिस्थिति में जो यात्री आए भारत के, उन यात्रियों ने भारत के जो है यात्रा वृत्तांत लिखे। तो सबसे पहले हम यात्रियों में बात करते हैं डेरियस। डेरियस जो आया वो था ईरान का यात्री था, एक अकेला फारस का, ईरान। भारत में सबसे पहले जो यात्री आए सिकंदर के साथ, यूनानी यात्री आए सिकंदर के साथ, निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। टॉलमी ने पुस्तक लिखी ज्योग्राफी। हेरोडोट्स है इतिहास का पिता। फिर है इसमें मेगास्थनीज की इंडिका, प्लिनी ने है नेचुरल हिस्ट्री, और है स्ट्रैबो, प्लूटार्क और जस्टिन। प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री आए, जहां यूनानी से संबंध था उनका, मतलब यूनानी विदेश इतिहासकार आए, उनमें जो है ग्रीक इतिहासकार थे या यूनानी, इनमें डेरियस ईरान का था, सिकंदर के साथ में आए निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। इसके पश्चात टॉलमी ने जो आए, तो टॉलमी की पुस्तक है ज्योग्राफी। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता माना गया। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो मौर्य काल में लिखी गई।
प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में प्लूटार्क और जस्टिन, और फिर स्ट्रेबो भी जानकारी देते हैं, वो उसको एंड्रोक्रेट्स या फिर सैंडोक्रेट्स मानते थे। चीनी यात्रियों में फायान, हेनसांग, इत्सिंग, फायान की पुस्तक है फ्यो क्यो की, हेनसांग है सी यू की, इत्सिंग और है चाओजू कुआ। आदि जो चीनी इतिहासकार है ये भारत में आए, जिनमें फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया और अपना यात्रांत वृत्तांत लिखा फ्यो क्योंकि। हेनसांग है हर्षवर्धन के समय आया, और जो बौद्ध धर्म के थे, लगभग ये जो इतिहासकार आए ये चीनी इतिहासकार बौद्ध धर्म के थे, इसने बौद्ध धर्म के बारे में बात की। तो हर्षवर्धन के समय आया तो इसने सीयू की पुस्तक की रचना की। इत्सिंग आया, इनके बाद में जो शासन था कृष्णदेव राय, उनके समय में चाओजुकू आया। भारत के मतलब उत्तर लास्ट में सबसे अंतिम समय में चाओजुकू अयव यात्री, सुलेमान, अलबरूनी, तहकीक ए हिंद, जिसकी पुस्तक है अलबरूनी तहकीक ए हिंद, और सुलेमान अलबरूनी। आदि जो अरबी यात्री, जैसे कुछ अरबी यात्री आई महमूद गजनबी के साथ में, मोहम्मद गोरी के साथ में, तो हम प्राचीन इतिहासकार जिसका जो समय है लगभग 1200 ईस्वी तक, तो प्राचीन जो इतिहासकार है उसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद के और फिर महमूद गजनबी के जो समय तक के इतिहासकारों का हम विवरण करते हैं। तो अतः दोस्तों हमारा आज जो है ये टॉपिक था कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का विदेशी यात्रियों ने क्या विवरण दिया। तो उसमें हम बात की थी प्रारंभिक में विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला तो हमने साहित्यिक बात की, तो साहित्य में हमने आपको बताया कि ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में बात की, और उसके बाद में लौकिक साहित्य के बारे में बात की। अभी विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें हम ग्रीक यात्री और डेरियस ईरान से आया, सिकंदर के समय आने वाले जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, निरियाकस, टिक्रस और अरिस्टोबुलस। टॉलमी ने जो है ज्योग्राफी पुस्तक की, हेरोडोट्स जो है इतिहास का पिता मानते हैं उनके, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी और मेगास्थनीज जो है ये विदेशी जो यात्री यूनानी आए। इसके बाद में चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फैयान, जिन्होंने फ्योक्यो की पुस्तक की रचना की, हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आए, सीयू की, इत्सिंग और चाओजुकुआ का उल्लेख करते हैं, तथा अरब यात्री सुलेमान और अलबरूनी के बारे में हम विवरण देते हैं। अब हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत पूर्ण होने के बाद में प्राचीन भारत का जो एक चालू होता है कि भारत के जो इतिहास का कालक्रम है, वो इतिहास के कालक्रम को बताया गया है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो इतिहास के कालक्रम को समझाया गया कि सबसे पहले जो पाषाण, फिर है ताम्र, कांस्य, लोह, स्वर्ण, चांदी और अन्य धातु। मतलब भारत का जो इतिहास है तो सबसे पहले जैसे पाषाण काल जो है, फिर ताम्रकाल, कांस्य। तो अब हम कल बात करते हैं भारत के पाषाण कालीन समय की, जिसमें प्राचीन, मध्य और निम्न पाषाण काल। ताम्र पाषाण के बारे में, जो ताम्र संस्कृति है उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। फिर है कांस्य सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगला, और लोह युगीन संस्कृति जो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। तो आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्लास में पाषाण काल की। नमस्कार।